में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा व सेवा के लिए काफी संवेदनशील नजर आ रही है और हरियाणा का एकमात्र भारत सरकार द्वारा करनाल में वन स्टॉप सेवा केंद्र बनाने जा रही है, जो कि जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास संरक्षण सोसाइटी के डायरेक्टर अवनीत पी कुमार ने करनाल पहुंचकर महिला एवं बाल विकास कार्यालय का निरीक्षण किया और करनाल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर भवन बनाने की बात कही। गौरतलब है कि हरियाणा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पीड़ित महिलाओं के लिए उनकी शिकायतें एक ही जगह सुनी जाएं। वन स्टॉप सेवा केंद्र में जो भी पीड़ित महिला आएगी उसको पुलिस, अस्पताल व काउंसलिंग के लिए दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आमतौर पर जब भी कोई पीड़ित महिला अपनी शिकायत करना चाहती है तो उसको पहले थाने जाना पड़ता है। रेप पीड़ित महिलाओं को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस केंद्र में आने के बाद पीड़ित महिला को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वहीं करनाल उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री को अनुरोध किया जाएगा कि इसको जल्द बनाया जाए, इसका उद्घाटन जल्द किया जाए। इसका बजट भी मिल चुका है। अब पीड़ित महिलाओं को भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करनाल से रामकुमार वर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार की तरफ से वन स्टॉप सेवा केंद्र जो महिलाओं के लिए खोला जाएगा, क्राइसिस सेंटर रहेगा ये, उसके लिए करनाल को चयनित किया गया है। पूरे राज्य स्तर का एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा। आज डीसी साहब के साथ उसकी हमारी समीक्षा की गई है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट कर लिया है और इसका जो भवन और बिल्डिंग है इसके लिए भारत सरकार से फंडिंग आएगी और भारत सरकार की तरफ से फंडिंग आके स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से इसी प्रीमाइसेस में यहाँ पर एक भवन बनाया जाएगा। उस भवन में कोई भी अगर महिला जिसको क्राइसिस सिचुएशन में है, चाहे वो रेप विक्टिम है, चाहे वो वायलेंस विक्टिम है, उनको इमीडिएटली फर्स्ट एड की सुविधा, काउंसलिंग की सुविधा, बैकअप सुविधा, उनको ट्रैवल के लिए सुविधा, उसके सभी इंतजाम पुख्ता यहाँ पे किए जाएंगे। और यहाँ आने के बाद बड़ी डीसी साहब ने भी एक मीटिंग लिया है और जो ज़िला की आंगनवाड़ियाँ हैं उसमें भी डिस्ट्रिक्ट प्लान से डीसी साहब आपको डिटेल बताएंगे कि ज़िला प्रशासन की तरफ से आई वुड रिक्वेस्ट आप बता दो। डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए और इसकी बजट हमारे पास अप्रूवल होके आ गई है तो इसकी काम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा और उसको पूरा करवाएंगे। कितने की क्षमता कितने की रहेगी इसकी? नहीं, क्षमता नहीं है, ये बेसिकली वो उन महिलाओं के लिए एक सेंटर होगा जो पीड़ित हैं, जो किसी तरह से वायलेंस हैं, सेक्सुअल वायलेंस से कोई पीड़ित हैं, तो उनको एक वन स्टॉप सेंटर होगा जिसमें हम सुविधा, उसको हर जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस के पास और हॉस्पिटल में और तीन चार जगह उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी सुविधा यहीं पे उनको दिया जाए। तो महिला सीधे आ सकते हैं? बिल्कुल, इसमें आ सकते हैं। इसके लिए हम जो काउंसलर्स हैं वो सारा अपॉइंटमेंट भी करेंगे। जो भी पीड़ित महिला हैं यहाँ पे आ सकती हैं और कॉल सेंटर भी इसमें एस्टेब्लिश होगा जो इनसे संपर्क करके हम करेंगे और जो भी पीड़ित है उनको हम सारी सुविधाएं यहीं पे पहुंचाएंगे। उनको मतलब पुलिस स्टेशन पे, फिर हॉस्पिटल में, फिर लीगल एडवाइस के लिए अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करनाल से रामकुमार वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर दिन रेप की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। रोज कोई न कोई छात्रा या महिला बलात्कार की भेंट चढ़ जाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के मोहल्ला बाजार में। पीड़ित इंटरमीडिएट की छात्रा मीनू का भाई बीरपाल सिरसागंज में ही प्रशांत यादव के घर आता जाता था। इसी दौरान बीरपाल और प्रशांत की बहन प्रियंका से प्रेम संबंध हो गए और वह प्रियंका को लेकर रफू चक्कर हो गया। बहन प्रियंका के घर से जाने के बाद प्रशांत यादव भूखे शेर की तरह प्रियंका को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन कहीं कोई सुराग न लगने के कारण उसने बीरपाल की नाबालिग बहन मीनू बघेल का अपहरण कर लिया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसे गाड़ी में डालकर इटावा जिले के गांव मानिकपुर थाना एक दिल में मामा पप्पू यादव के घर ले गया, जहां दबंगों ने छात्रा को 1 माह तक बंधक बनाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बुरी तरह डंडों बेल्टों से मारा पीटा, यहां तक कि चिमटा गर्म करके उसके शरीर को जलाया भी गया और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम भी दिया। मेरे साथ ये घटना हुई है कि प्रशांत यादव के यहाँ से मेरे भाई का घनिष्ठ संबंध था और वहाँ आना जाना था, वहाँ रहते थे वो
और काफ़ी उनके नज़दीक थे। 3-4 सालों की यहाँ घर से मेरे से कोई वास्ता नहीं रखते थे वो। तो उनकी बहन जो है प्रियंका यादव, उनसे उनका कोई संपर्क हो गया और वो वहाँ से चले गए। उनके जाने से ना उन लोगों ने ना मुझे किडनैप करा और उसके इतना कह के ठंडा पिला दिया सर। उसके बाद में मुझे पता नहीं चला कि कोई भी मुझे क्या हुआ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे। जब शायद नाइट के टाइम मुझे रात में जब थोड़ा सा कुछ ठीक लगा, होश आया, तो मैं एक कमरे में बंद थी और प्रशांत यादव की माई, उसके दोनों मामा और उसकी माँ थी और प्रशांत था। इन लोगों ने सर काफ़ी दबाव दिया, बड़े भाई के बारे में काफ़ी पूछा और बहुत उल्टा सीधा भी कहा मेरे से, गाली गलौज भी की। तो सर मैं क्या करती, मजबूर लड़की थी, बेसहारा लड़की, इसके माँ नहीं बाप नहीं, किसका सहारा लेती। उसके बाद में उन्होंने उसकी माई ने चिमटे से गर्म कर करके मुझे जलाया। काफ़ी पूछा उससे, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था सर जो हम बता सके। एक महीने तक मुझे बंधक बना के रखा, मारपीट की, मेरी बेल्टों से मुझे मारा, बांध के डालते थे मुझे, उल्टा सीधा कहते थे, गलत काम करा उन्होंने मेरे साथ में। बाद में किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, तब एक दिल थाने की पुलिस ने प्रशांत के मामा पप्पू यादव के घर से छात्रा को बरामद किया। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में कई बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं थाना प्रभारी प्रमोद यादव का कहना है कि बीरपाल प्रशांत की बहन को भगा ले गया है और प्रशांत यादव ने तुम्हारे साथ रेप किया है, हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर कहीं 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा धारा 328, 364, 342, 376 डी, 323, 504, 506 के पंजीकृत हुआ है। वहीं आज भी पीड़िता का भाई दिलीप 14 साल भी दबंगों के कब्जे में है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर रहम की भीख मांग रही है, लेकिन पुलिस उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मुकदमा दर्ज हुए आज 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब घटना का यही बेटा भाई, घटना के ले गए ठाए के, तो बात न करने दी, लाइन चले गए। थाना सिरसागंज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल करा दिया गया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाने पर उसका धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय न्यायालय में बयान कराने हेतु विवेचक ने अप्लाई कर दिया है और इसमें हम बहुत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है और बहुत ही जल्दी हम उसको बरामद करेंगे। उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र तिवारी के यहाँ लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने छापा मारा है। उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के काफी मात्रा में दस्तावेज और आभूषण जब्त हुए हैं। जितेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र के यहाँ लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर आए सुबह उनके निवास पर छापा मारा। अरेरा कॉलोनी स्थित उनके मकान पर सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो कई स्थानों पर संपत्ति के दस्तावेज मिले। लोकायुक्त पुलिस के अफसरों के मुताबिक ISBT में 3 दुकानें, अरेरा कॉलोनी में एक बंगला, श्यामला हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट में फ्लैट, इंदौर में एक फ्लैट सहित कई तोला सोने के जेवरात मिले हैं। करीब 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस को सुबह तक करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी थी। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सैडमैप कोई सरकारी संस्थान नहीं है, यह NGO है जो सरकार से अनुदान नहीं लेता है, इसलिए लोकायुक्त पुलिस को मेरे यहाँ छापा मारने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। जो बता रहे हैं वो उनसे वो हिसाब ले लीजिए। ये मकान मेरा 2003 का है, मैंने जो दुकान परचेज की है मैंने अपनी FD तोड़ा के की है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास अधिकार है, वो सब बोल सकते हैं, उनको बोलने दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये जांच पूरी हो जाए आप फिर से लोकायुक्त में जाके पूछिए कि एक अशासकीय आदमी के यहाँ कैसे रेड डल सकती है, कौन सा कानून अशासकीय आदमी के यहाँ रेड करा सकता है, क्योंकि मेरी संस्था अशासकीय है, मैं अशासकीय हूँ और संस्था को सबसे टॉप पोजीशन में इंडिया में मैं लाया हूँ। इसके रिकॉर्ड
आप ऑफिस में जाके प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था वह तनख्वाह नहीं मिलती थी 6-6 महीने। आज उस ऑर्गेनाइजेशन का 25 करोड़ का टर्नओवर है और इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा हम कई अवार्ड्स, इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं और कई लोगों को जो काम नहीं करते थे उनको या गलत काम में लिप्त थे उन सबको मैंने सजा दी है। जितने लोगों को मैंने टर्मिनेट किया है, जिनके खिलाफ मैंने जांचें की हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। जानकारी आई है कि आपकी जो अर्जी आई थी उससे डबल आपने कर लिया। अरे नहीं है साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मेरा एक पेमेंट मेरा बैंक से हुआ है। दुकानें मैंने, सबको बड़ी दुकानें दिख रही है ना, बीडीए से परचेज की है। वो दुकानें, टोटल दुकानें 21 लाख रुपए की हैं। मैंने एफडी तोड़ाई है, मैंने फाइल दे दी है साहब, लोगों की फाइल देख लीजिए। मेरी एक चीज, ये दुकान, ये मकान जो है 2003 में परचेज किया था मैंने। आज इसका आप क्या वैल्यूशन लगाते हैं? कुछ भी लगाइए। ये 23 लाख का मकान है, रजिस्ट्री मैंने दे दी है, इस पर मेरा बैंक का लोन चल रहा है। तो फिर आपने लोकायुक्त को बाहर 15 मिनट के लिए क्यों खड़ा करा? मैं, उनको अधिकार नहीं है। मैं पहला अशासकीय आदमी हूँ हिंदुस्तान में जिसके ऊपर रेड हो रही है। मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। लोकायुक्त अधिनियम संस्था सेडमैप एनजीओ है, उस पर रेड करने का उनको अधिकार नहीं है। ये लोकायुक्त अधिनियम में है। मैं लोक सेवक नहीं हूं। मैं सारे पेपर वहां दे चुका हूं और कोर्ट में फिर पुटअप करूंगा। बिल्कुल, ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सब मैं, मुझे जो मेरे पास जो जिनकी शिकायतें आई हैं उसका मैंने अपना बात कर दी है। आज तक मुझे कोई चार्जशीट जारी नहीं हुई है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और क्या कह सकता हूँ इसके अलावा? अभी कितने साल की नौकरी और बची और कितने साल? मैं साहब 44 ईयर मेरी एज है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी 60 ईयर के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन आपकी जितनी सर्विस है उसके मुताबिक आपका ये सारा पैसा ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ साहब। मैं 1994 से 7-8 लाख रुपए साल की इनकम टैक्स दे रहा हूँ। मुझे मेरी जो दुकान है वो किराए पे चल रही है। बैंक में किराया आता है जिसका मैं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता हूँ। और क्या दूँ आपको? बैंकों में लाखों रुपए के इनके इन्वेस्ट खाते हैं, बचत है इनकी। और बाकी अभी चूँकि प्राथमिक चरण में है इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। इंदौर में इनके फ्लैट की जानकारी मिली है। अब वो किस एरिया में सर? ये पता लगाया जा रहा है। कैश कितना लगता है? कैश अभी तो रेट चल रही है अंदर सर। इनके घर में कुछ ऑर्नामेंट्स काफ़ी हैं तो उनका भी अभी नहीं, अभी वैल्यूर को बुलाया हमने तो अभी जो है दिखा आप लोगों को क्या क्या है? नहीं, अभी 2 किलो से ऊपर के सोने के ऑर्नामेंट्स हैं उनके। लॉकर है एक बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टीटी नगर में लॉकर की जानकारी मिली है। तो और बहरहाल अभी तो संपत्ति का आकलन जारी है। सर कोई 90 लाख वैध आए हैं तो अभी तक कितना मिला है? बताया ना, 2 करोड़ से ऊपर का आकलन अभी हुआ है। अचल संपत्ति, मकान वगैरह सब मिला के अचल संपत्ति। कॉपरेट कर रहे हैं क्या? हाँ, कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ और? हाँ, हो सकता है। अब आसपास भी हम लोग सब सर्च कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा रिजल्ट। अभी तो शुरुआत ही है सभी। आज भोपाल में सेडमैप के कार्यकारी निदेशक श्री जितेंद्र तिवारी, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय भोपाल से सर्च वारंट लिया जाकर तलाशी की कार्रवाई जारी है। इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया 90 लाख रुपए की आय के विरुद्ध 2 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति अर्जित करना पाया गया है। प्रारंभिक सर्च की कार्रवाई में अभी तक अंसल अपार्टमेंट में एक फ्लैट, ISBT में 3 दुकानें, MIG अरेरा कॉलोनी में एक मकान, इंदौर में एक फ्लैट की जानकारी सामने आई है। अभी सर्च की कार्रवाई जारी है और भी जानकारियां मिलने की संभावना है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका।
तो हम कांग्रेस के लोग आज इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कि जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पीसी शर्मा जी को गैर कानूनी तरीके से नियम विरुद्ध और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दिया। वो जेल में अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार सुध नहीं ले रही, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन केवल सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान साथियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग है कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे और फिर सीबीआई जांच हो, नहीं तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से प्रभावित होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर सरकार के दायरे में हुई तो। सरकार केवल जिस तरीके से पहले अंग्रेजों के जमाने में शासन प्रशासन चला करता था, वैसे हिटलरशाही हो चुकी है। डंडे की दम पर और जेल में घुसने की डरा धमका कर ये सरकार की और मध्य प्रदेश की जनता की आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। 16 तारीख को हम पूरी ताकत से रोडों पर रहेंगे, चाहे हमें लाठी डंडों का सामना करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हम नौजवान साथियों को न्याय दिलाने की मांग पूरी कर ही रहेंगे और मंगवा कर रहेंगे। व्यापक घोटाले को लेकर बुधवार को आयोजित प्रदेश बंद को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हमारा बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का है, श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का है, जिसको 50 मौतों पर कोई अफसोस नहीं है और इस प्रदेश के जो लाखों नौजवानों का जीवन पिछले 10 वर्षों में खराब हुआ है, उसका कोई अफसोस नहीं है। और जो आज मध्य प्रदेश का नौजवान प्रदेश के बाहर जाकर अपनी डिग्री के साथ भी संदेह की देखा जा रहा है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को कोई अफसोस नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी इन हत्याओं को, इन जो नौजवानों की जिंदगी खराब हुई है उसको, भ्रष्टाचार को, लूट को महिमा मंडित कर रही है, ये कह के कि शिवराज सिंह चौहान की इमेज को धक्का लग रहा है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनको इन 50 मौतों का अफसोस है। भविष्य में इस तरह की मौतें न हों, भविष्य में मध्य प्रदेश के नौजवानों की जिंदगी के साथ, उनके सपनों के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ न हो कर सके कोई, लूट न कर सके कोई। और मध्य प्रदेश का नौजवान जब प्रदेश के बाहर जाए तो संदेह के घेरे में नहीं, गर्व और गौरव के साथ जाए। और प्रदेश कांग्रेस ने 16 तारीख का बंद इसीलिए आह्वान किया था। यह बंद पूरी तौर पर शांतिपूर्ण, स्वेच्छा से रखा गया है। हर एक जिले में दिन में 1 बजे शोक सभा का आयोजन होगा, जिसमें जो मृत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के साथ एकजुटता जाहिर की जाएगी। हम आज फिर अपील करते हैं कि प्रदेश के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हों, स्वेच्छा से शामिल हों। और इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष
अरुण यादव जी, विधायक दल के नेता कटारे जी, उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर निखरा जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी जहां भी गए, और आप खुद गवाह हैं कि पार्टी ने पत्रकार संघ, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मजदूर संगठन, अध्यापक संघ, किसान संघ, सभी लोगों से इस संबंध में जाकर खुद आग्रह किया है और हर जगह से लोगों की तकलीफ इस मुद्दे पर जाहिर हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए वी न्यूज़। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।